Good morning to all of you. I'm Sudhanshu Kumar and you are watching Minerva Classes खगड़िया। आज हम हिंदी पेडागोजी के एक नए सेक्शन के साथ आपके बीच उपस्थित हैं और आज हम करने जा रहे हैं 3 जनवरी 2022 का हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हमने 1 जनवरी 2022 का क्वेश्चन किया था। जैसा कि अब एग्जाम की तिथि शेड्यूल्ड कर दी गई है, वह 28 दिसंबर 2022 से शुरू होने जा रही है, तो इसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी में भी कुछ चेंजेस करेंगे। रिसेंटली 1 या 2 रोज में हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स को आपके बीच लेकर के आएंगे और जिनकी सहायता से आप एक एक क्वेश्चन किए बिना ही सारे क्वेश्चंस को समेकित रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से कर पाएंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आज का सेशन। 3 जनवरी 2022 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। बहुभाषिकता और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। संज्ञानात्मक कौशलों को, रिपीट हो गया है ये, द्विभाषावाद का ये परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था? देखिए, इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन है। एक पार्ट कह रहा है कहीं कहीं अप्रिशिएशन की जा रही है कि जो बहुभाषिकता है हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है तथा हमारे संज्ञानात्मक कौशल को समृद्ध करती है। और इसका जो दूसरा पार्ट है वह कह रहा है कि द्विभाषावाद का जो यह परिप्रेक्ष्य है 20वीं शताब्दी के दौरान एक खास समय को मेंशन कर रहा है। उस समय द्विभाषा के प्रति जो दृष्टिकोण था सर्वथा भिन्न है। आज का जो परिप्रेक्ष्य है और जो 20वीं शताब्दी का परिप्रेक्ष्य था द्विभाषा के संदर्भ में अलग अलग था। इसके ऑप्शंस हैं। तो शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था? शुरुआती दौर में एक प्रेरणात्मक घटक के रूप में, हस्तक्षेप बाधा के रूप में, एक खुशनुमा संयोग के रूप में, या जीवन में असफलता के एक कारक के रूप में। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 2 तरह की शब्दावली है। एक है बहुभाषा। बहुभाषा को पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है, सकारात्मक रूप में लिया जा रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि हमारे कॉग्निटिव डोमेन को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बेहतर करता है, यह हमारे स्किल को बढ़िया करता है। तो बहुभाषावाद क्या है? हम जब कई भाषाओं को जगह देते हैं तो इसको बहुभाषावाद कहा जाता है। जैसे कोई क्लास रन कर रहा है और उस क्लास में अलग अलग भाषाई क्षेत्र के बच्चे को उनकी भाषाओं के साथ जब हम महत्व देते हैं, अर्थात उनके शब्दों को स्थान देते हैं, तो वह कक्षा कक्ष कहलाता है बहुभाषावाद वाली कक्षा। और यह बेहतर ही है कि हम अलग अलग भाषा के शब्दों को इजीली सीख सकें। अधिगम के क्रम में हम ऐसे शब्दों का अर्जन कर लेते हैं जिसके लिए हमें अधिक कोशिश नहीं करनी होती है। लेकिन यह तो आज का परिप्रेक्ष्य है, यह बेहतर है। लेकिन जब 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर की बात करी जाए तो उस समय हर व्यक्ति एक भाषाई परिधि में घिरा रहना पसंद करता था। वो अपनी भाषाई परिवेश के बाहर जाना नहीं चाहता था। संभवतया वह काल भाषाई संक्रमण का भी काल था, विकास के संक्रमण का, सामाजिक परिवर्तन के संक्रमण काल का समय तो था ही। निश्चित तौर पे सामाजिक व्यवस्था जो होती है वो भाषा से भी बनती है और इसलिए भाषाई संक्रमण काल का भी समय था। उस समय जो दूसरी भाषा थी उस भाषा को एक सहायक के रूप में, एक बौद्धिक विकास के उपक्रम के रूप में ना लेकर के एक बाधा, एक हर्डल के रूप में लोग लेते थे। इस हिसाब से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा हस्तक्षेप या बाधा के रूप में। प्रेरणा के रूप में अब लिया जाता है खुशनुमा संयोग
ऐसा कुछ नहीं है। और जीवन में असफलता इस रूप में भी नहीं लिया जाता था, लेकिन एक बाधा के रूप में लिया जाता था कि हम एक खास भाषा परिवेश से बंधे रहें, हमारा विकास वहीं तक बेहतर होगा, उसके बाद की जो भाषाई विकास है वो हमसे ताल्लुक नहीं रखता है, अर्थात उसे एक नेगेटिव वे में लिया जाता था। तो इसलिए 1 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वह हो जाएगा 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ट्रांस का मतलब होता है आर पार चले जाना, आर पार चले जाना, आर पार चले जाना। अर्थात लैंग्वेज का मतलब भाषा होता है, लैंग्वेजिंग भाषाई क्षमता। ट्रांसलैंग्वेजिंग एक ऐसी भाषाई व्यवस्था है जहां हम एक खास क्षेत्र में बोली जाने वाली किसी खास भाषा से परे चले जाते हैं। अर्थात यदि हिंदी भाषा क्षेत्र है तो उस हिंदी भाषा क्षेत्र से हम बाहर निकल जाते हैं और हम दूसरे तीसरे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। मसलन हम हिंदी भाषाई क्षेत्र में उर्दू के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभी हम बोल देते हैं कि उसका जवाब अच्छा नहीं था, उसका जवाब बेहतर नहीं था। तो बेहतर और जवाब दोनों हिंदी के शब्द नहीं है, तो यह क्या हो गया? ट्रांसलैंग्वेजिंग हो गई। अर्थात एक खास भाषाई क्षेत्र में जब हम दूसरे भाषाई क्षेत्र के शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, इसको ट्रांसलैंग्वेजिंग कहते हैं। अब देखते हैं, पारंपरिक रूप से पारिभाषित भाषा की सीमाओं को पुनर्वलन करना, पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से पारिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना, विभिन्न भाषाओं को एक पृथक व्यवस्था के रूप में देखना, द्विभाषावाद के लिए नई शब्दावली। द्विभाषावाद के लिए नई शब्दावली ऐसा कुछ नहीं है। विभिन्न भाषाओं को एक पृथक व्यवस्था, विभिन्न भाषा को एक पृथक व्यवस्था के रूप में देखना। इसका मंतव्य ऐसा भी नहीं है कि जो अलग अलग भाषाएं हैं उसको हम एक सेपरेट सिस्टम के रूप में देखें, बल्कि अब तो भाषाओं में पारगम्यता हो गई है। एक खास भाषा के शब्द दूसरी भाषा में और दूसरी भाषा के शब्द तीसरी चौथी या मेरी अपनी जो हमारी भाषा है, जिस भाषाई क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, उसमें प्रयोग में होता आ रहा है। यह भी इसका उत्तर नहीं होगा। पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से पारिभाषिक भाषा की सीमाओं को चुनौती देना, बिल्कुल जो परंपरा के रूप में हमारी भाषा चलती आ रही है या जो सांस्कृतिक रूप से पारिभाषिक भाषा की सीमा है, उस सीमा को चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है कि जो भी बाउंड्री है लैंग्वेज का, भाषा की जो एक परिसीमा है, उस परिसीमा को कहीं न कहीं चुनौती दिया जा रहा है और उस चुनौती के पार जाने को ही ट्रांसलैंग्वेजिंग कहेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका 2 नंबर। यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पारंपरिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को नहीं, इसका मतलब हो गया कि जो भाषा हमारी परंपरा के रूप में सदियों से चलती आ रही है, उस भाषा को हम क्या करेंगे? उसकी सीमा को मजबूत कर रहे हैं। पुनर्बलन का मतलब होता है मजबूत करना। तो मजबूत कैसे करेंगे उसकी सीमा को? उसकी सीमा को मजबूत करने का मतलब है, सीमा मजबूत जब होगा तो क्या होगा? उस सीमा के पार ना कोई जा सकेगा, ना उस सीमा में कोई प्रवेश कर सकेगा। अर्थात एक खास भाषाई क्षेत्र में दूसरे भाषा के शब्दों को हम कोई स्थान नहीं देंगे, जबकि ट्रांसलैंग्वेजिंग का मतलब है बाउंड्री के पार चले जाना। इसलिए इसका उत्तर 2 होगा, 1 नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? भाषा की शिक्षा में रचनात्मकता ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है, सही है। कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटकों के साथ लाना गलत है। शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि, यह भी सही है। कक्षा में ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग संभव है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग वाक्य हिसाब से तो यह भी सही है। अब देखना है कि चारों में आंसर कौन होगा। पहले समझते हैं कि भाषा शिक्षा में रचनात्मकता क्या होती है। क्रिएटिविटी, देखिए रचनात्मकता का मतलब होता है कुछ नया हो
और उपयोगी हो। ज्ञान के निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें आप अपनी मौलिकता को आधार बना करके कुछ नए तौर तरीके दुनिया को सिखाने की कोशिश करते हैं या दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं। इसी को इंग्लिश में इनोवेटिव आइडियाज कहते हैं। इनोवेटिव आइडियाज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन और नॉलेज। ये हम हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हैं। अब इसमें है कि ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी हो। बिल्कुल, कक्षा में ऐसी गतिविधि करें जो इनोवेटिव हो, अर्थात नए नए उपाय तौर तरीके उसमें शामिल हो और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना हो। सिर्फ नया नहीं हो, इनोवेटिव जो अपने आप में होता है उसमें पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। वो हमेशा बच्चों के ज्ञान निर्माण के लिए बहुत बेहतर संसाधन साबित होता है। तो यह तो मैंने पहले ही कहा कि उपयुक्त है, सही है। दूसरा है कि कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटक, अर्थात जिसका आपस में जुड़ाव ना हो, जो रिलेट ना हो, रिलीवेंट ना हो, मुद्दों से संबंध ना रखता हो, तो यह आपका ऐसे भी गलत है। शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि, अर्थात शिक्षण की वैसी विधि या ऐसी विधि जिसमें प्रयोग करने के लिए कुछ नई नई गतिविधियां हैं या नवीन गतिविधि को प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि। यह भी ठीक है, लेकिन इनोवेटिव आइडिया से कम है। क्यों? क्योंकि इसमें संभावना को स्पष्ट दर्शा दिया गया है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि, अर्थात कक्षा की ऐसी गतिविधि जिसमें नवीन विधि का प्रयोग पॉसिबल है। और ऊपर के विकल्प में यह बताया जा रहा है कि ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है, यानी नवाचारी है, यहां तक को मेंशन कर रहा है। इसके आगे की बात है कि जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है, इसलिए उससे ज्यादा उपयुक्त वह है। अब यहां है कि कक्षा में ऐसी सामग्री आप मान लीजिए टीएलएम को ले लीजिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को, ऑडियो विजुअल एड्स ले लीजिए, जिसके माध्यम से कोई वीडियो, कोई ऑडियो, संप्रेषणात्मक भाषा, अर्थात अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाली भाषा, भावनाओं को व्यक्त करने वाली, भावनाओं को व्यक्त करने वाली भाषा। तो भावनाओं को व्यक्त करने वाली भाषा या तौर तरीके, भाषा से बढ़िया होना चाहिए तरीका। तो आप कैसे व्यक्त करेंगे? या तो आप बोलेंगे तो अपनी भावनाओं को आप व्यक्त करेंगे, या फिर आप लिख देंगे तो लिख करके भी आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। जब भाषा की शिक्षा हो रही हो तो हम केवल संप्रेषण को ही नहीं बल्कि ग्रहण को भी महत्व देते हैं, अर्थात हमें सुनना भी होता है, सुन करके अर्थ को ग्रहण भी करना होता है, और उसी तरीके से किसी कंटेक्स्ट में किसी टेक्स्ट को, किसी पद्यांश को, गद्यांश को, या किसी कहानी या कविता जो भी हो उसको पढ़ करके, लिखित सामग्री को कहना चाहिए, लिखित सामग्री को पढ़ करके उसके भी अर्थ को हम ग्रहण करते हैं। तो चारों कौशलों की चर्चा होनी चाहिए जब हम भाषा शिक्षा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर केवल 2 कौशल की बात की जा रही है, इसलिए कुल मिला के आपका आंसर 1 हो जाएगा, 3 का 1 आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मेरी कक्षा में सदफ, कोई लड़का या लड़की का नाम है, सदफ नामक विद्यार्थी है। उसने कहीं से अच्छा और जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, उसने 2 शब्द को सुना, एक अच्छा, एक यह किसी खास परिवेश से लिया हुआ शब्द है और इसके बारे में किताब में कोई व्याख्या उसे नहीं मिली है। पाठ्यक्रम की पुस्तक से, करिकुलम की पुस्तक में कोई व्याख्या नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, एलोबरेशन नहीं है। तो सदफ को क्या करना चाहिए? ऐसी मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती हो। हाँ, बुलाया जा सकता है हिंदी बोलने वाली, लेकिन चूंकि हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है
और अच्छा यह किसी खास भाषाई परिवेश की एक बोली है या बोली का एक अंश है। हिंदी में बहुधा आपको कम मिलेंगे देखने के लिए, तो संभव है कि वह इसके बारे में बता भी दे और नहीं बता सकती है। इसको मैं 50-50 मान के चलूंगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अर्थात उसकी मदद कर भी सकती है नहीं मदद कर सकती है। ऐसे मित्र बोली जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। यह उससे ज्यादा सही है कि बोली जाने वाली भाषा, जो भाषा बोली जा रही है, ऐसे शब्दों को जहां आप देख रहे हैं सुन रहे हैं उसके प्रामाणिक प्रयोग ऑथेंटिक यूज के उदाहरण ढूंढने चाहिए। उससे ज्यादा ये सही है। व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह के प्रयोगों को ढूंढना चाहिए, नहीं मिलेंगे। और अच्छा ये दोनों शब्द व्याकरण की पुस्तक में नहीं मिलेंगे सामान्यतया। अच्छा कहीं मिल भी जाए, नॉर्मली नहीं मिलेंगे, तो यह आपका विकल्प नहीं हो सकता है। शब्दकोश डिक्शनरी अच्छा मिल भी जाए और तो संभवतया नहीं मिलेंगे, तो यह भी आपका विकल्प नहीं है। अब है एक और दो, दोनों में ज्यादा कौन सही है? देखिए, जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती है उस मित्र को बुलाएंगे तो हो सकता है वो आपकी मदद कर दे कि या अच्छा इस खास भाषाई परिवेश में बोली जाती है। लेकिन आप उसके प्रायोगिक नहीं, प्रामाणिक उदाहरण ढूंढ लेंगे किसी अन्य पुस्तक में, किसी अन्य ग्रंथ में। किताबें तो कई सारी हो सकती हैं, सिर्फ आपके पाठ्यक्रम की पुस्तक क्यों, किसी और भी साहित्यकार की पुस्तकें हो सकती हैं, किसी लेखक की किताबें हो सकती हैं। तो अन्य लेखकों की किताबों में उनके हो सकता है कोई आंचलिक उपन्यास हो, आंचलिक कहानी हो हिंदी भाषाई क्षेत्र की, और उसमें इन शब्दों का अच्छा खासा जमावड़ा देखने को पढ़ने को मिल जाए, तो आपकी जो जानकारी है, जो आपने शब्द सीखे हैं, वह और पुख्ता हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और आपकी जो अवधारणा है उसे बल मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको विकल्प 2 के साथ जाना चाहिए कि आपको ऐसे उदाहरण ढूंढने चाहिए जो प्रामाणिक प्रयोग के तौर पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों के लिए आपको यही तरीका अपनाना चाहिए। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्न में कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? जब आप व्याकरण सीखते हैं, व्याकरण को 2 तरीके से सीखा जाता है, एक तो कंटेक्स्ट के द्वारा और एक सीधे सीधे नियम के द्वारा। हम कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, कोई गद्यांश पढ़ रहे हैं, उस गद्यांश में कई सारे शब्द आते हैं, उन शब्दों की व्याख्या करके भी व्याकरण को सीखा जा सकता है। या फिर आप व्याकरण के किसी खास भाग को, हिस्से को सीखना चाह रहे हैं, आप संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण, विशेष किसी को भी सीखना चाह रहे हैं, तो उस टॉपिक को हम उसके साथ अलग से पढ़ लेंगे तो वह भी होगा। अब यहां है कि कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है। विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते या सुनते हैं जिसमें लक्ष्य शब्द या उसकी आकृति है। देखिए, सही बात है कि आपका जो टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, जिस चीज के लिए आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण बहुत विस्तृत पठन सामग्री है या पाठ्य सामग्री है, सबको तो नहीं पढ़ेंगे। आप उसी पठन सामग्री को पढ़ेंगे या सुनेंगे जिसमें लक्ष्य शब्द या उसकी आकृति, अर्थात जो टारगेटेड वर्ड है, जो भी आप जानना चाह रहे हैं व्याकरण के दृष्टिकोण से, या जिसकी झलक मिलेगी, जिसकी एक संरचना आपको दिखाई देगी, आप उसी को ही पढ़ेंगे। इसलिए यह आपका विकल्प सही है। दूसरा है, विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द या वाक्यांश चिन्हित करते हैं। बिल्कुल, जब आप ग्रामर पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, तो अपने पठन सामग्री में जिस शब्द को या जिस वाक्य को या वाक्यांश को ढूंढ रहे होते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं, चिन्हित करते हैं। तो यह भी सही है। अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देती है। देखिए, भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास ड्रिल करते हैं। अध्यापक क्या करेंगे? व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देती है। दोनों शब्द हैं, आपके मन में विरोधाभास हो सकता है कि नियंत्रित भी है और स्वच्छंद भी है। नियंत्रित का मतलब है
कि व्याकरण इस संदर्भ में, सिर्फ इस संदर्भ में नियंत्रण के मतलब को बता रहा हूं कि नियंत्रण का मतलब है कि आप व्याकरण के जिस हिस्से को पढ़ रहे हैं, मान लिया जाए आप व्याकरण के लिए विशेषण को पढ़ रहे हैं, तो आपको केवल विशेषण को ही पढ़ना है, विषयांतर नहीं होना है। और स्वच्छंद परिवेश का मतलब आप जिस भी तरीके से समझ सकें, चाहे आप आगमन विधि से समझ सकें, निगमन विधि से समझ सकें, आप सहपाठी चर्चा के द्वारा समझ सकें, शिक्षक की मदद लेकर के समझ सकें, उसे औपचारिक रूप से समझें या अनौपचारिक रूप से समझें, जिस तरीके से समझें, जिस उपागम से आप समझ सकें, उस उपागम के साथ जाने की आपको पूरी छूट मिलेगी। लेकिन नियंत्रित होगा, नियंत्रित का मतलब आपको उसी टॉपिक को पढ़ना है, उसे विषयांतर नहीं होना है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यह भी आपके विकल्प सही हो रहे हैं। ड्रिल कभी भी नहीं करना चाहिए, अभ्यास या ड्रिल यह एक तरह से क्या होता है, अनुकरण होता है, अनुकरण। और अनुकरण में कभी भी बच्चा सक्रिय नहीं हो सकता है। सक्रिय नहीं हो सकता है, एक्टिव नहीं हो सकता है। तो प्रश्न है कि कौन पाठ का चरण, व्याकरण पाठ का चरण नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह 4 नंबर होगा कि भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास या ड्रिल करते हैं, हम उसे सीखते हैं अवधारणाओं के द्वारा। ये गलत है और गलत वाला ही आपका सही आंसर होगा। तो 5 का 4 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? भाषा शिक्षा। देखिए, भाषा शिक्षा का मतलब है कि भाषा के चारों कौशल, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, चारों में आप दक्षता हासिल कर लें। और दक्षता किस संदर्भ में? तो भाषा प्रयोग के संदर्भ में, अर्थात किस प्रयोजन पर हम किस तरह की भाषाई शब्दावली का प्रयोग करें, किसी सवाल का जवाब किस तरह से दें। जब इसके प्रयोग को हम सीख जाते हैं तो यही कहलाता है आपका भाषा शिक्षा की अवधारणा। मुद्रित समृद्ध परिवेश, बिल्कुल मुद्रित यानी प्रिंटेड। मुद्रित समृद्ध परिवेश क्या हो जाएगा? कोई भी जो पुस्तक होगी, कोई भी पुस्तक या कोई मैगजीन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आप पत्रिका कह सकते हैं, यह सब क्या है? अखबार, न्यूज़पेपर। या मुद्रित समृद्ध परिवेश अवधारणा के हिसाब से सही है, जबकि आपको प्रश्न का जवाब देना है कौन नहीं है। ध्वनि विज्ञान। देखिए, ध्वनि विज्ञान क्या है? आप शब्दों के उच्चारण को उचित तरीके से सीख सकते हैं, जैसे तालव्य श और मूर्धन्य श या दंत श। उर्दू में इसी को छोटी सीन और बड़ी शीन कहते हैं। जैसे मैं बोलूं ताश, तो ताश में एस एच यानी बड़ी श, सॉरी तालव्य श या बड़ी शीन होता है उर्दू के लहजे से। तो हमें बोलना चाहिए ताश, हम क्या बोलते हैं? ताश। यदि ताश बोल देते हैं तो हमारी ध्वनि उस वर्ण के उपयुक्त नहीं है, इम्प्रॉपर है, गलत है। जैसे हम बोल देते हैं गलत, गो लौतो, जबकि एक नुक्ता का प्रयोग होगा और गलत बोला जाना चाहिए, गलत, जबकि हम बोलते हैं गलत। नफ्शा, बहुत सारे शब्द हैं, तो शब्दों के उच्चारण के लिए एक ध्वनि विज्ञान बृहद पैमाने पर कार्य करती है। इसमें क्या होता है? वर्णों या शब्दों का सही उच्चारण होता है, सही उच्चारण सिखाया जाता है। यह भी आपका सही है। डिसलैक्सिया, डिसलैक्सिया भी कहीं न कहीं भाषा शिक्षा के लिहाज से एक अधिगम निर्योग्यता है, एक डिजेबिलिटी है। डिसलैक्सिया में क्या होता है कि आपको पढ़ने में परेशानी होता है, पढ़ने की परेशानी। तो कहीं न कहीं यह भी भाषा से संबंधित है, यह भी उसी आ जाएगा। ध्वनिक का संबंध दूर दूर तक नहीं है भाषा शिक्षा से, इसलिए इस अवधारणा के तहत इसे आप शामिल नहीं कर सकते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात 6 का आंसर हो जाएगा। 2 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नॉम चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। रंग रहित
हरे विचार शांति पूर्वक सोते हैं। यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? व्याकरण की दृष्टि से सही है पर पसंद नापसंद व्यक्त करता है। व्याकरण दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है पर ध्वन्यात्मक रूप से गलत है। व्याकरण मूलक है पर तार्किकता की दृष्टि से सही नहीं है। देखिए, वाक्य की जो संरचना होती है दो तरीके से, एक तो अर्थ के हिसाब से भी उपयुक्त होना चाहिए और संरचना के दृष्टिकोण से भी सही होना चाहिए। हिंदी भाषा की जो संरचना होती है व्याकरण की, वह होता है आपका कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। जैसे वह चाय पीता है, वह चाय पीता है। अब इसको मैं देखूं, एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं, वह चाय खाता है। वह दोनों क्या है? कर्ता है। चाय क्या है? कर्म है। पीना और खाना दोनों क्या है? क्रिया है। तो इसको यदि हम देखें तो व्याकरण के दृष्टिकोण से दोनों वाक्य सही है। यदि हम व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो दोनों वाक्य में कोई अंतर नहीं है, अंतर तो है, गलती नहीं है, दोनों वाक्य शुद्ध है, सही है। लेकिन यदि हम अर्थ के दृष्टिकोण से देखें, अर्थ के दृष्टिकोण से, तो आपको पता है, हमें भी पता है, चाय पिया जाता है हिंदी भाषी क्षेत्र में, चाय को खाया नहीं जाता है। इसलिए अर्थ के दृष्टिकोण से जो यह वाक्य है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह वाक्य गलत हो जाएगा, यह वाक्य सही है। उसी तरीके से रंग रहित हरे विचार, कोई विचार है, आप यहां कह सकते थे अच्छे विचार, खराब विचार, शांतिपूर्वक या शांतिमय होते हैं, तो स्ट्रक्चर ठीक है। ये क्या है? आपका कर्ता है, यह क्या है? कर्म है, और यह क्या है? क्रिया है। तो कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया, स्ट्रक्चर के हिसाब से व्याकरण के दृष्टिकोण से सही बनावट है और अर्थ के दृष्टिकोण से यह वाक्य अशुद्ध है। तो 7 का 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। परिणामतः, इसलिए, इससे आगे और हालांकि किसके उदाहरण है? निश्चित तौर पे यह योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह योजक उपकरण है। देखिए, योजक का मतलब होता है दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला, वाक्यों को जोड़ने वाला। इंग्लिश में इसको कंजंक्शन कहते हैं। और भी है इसके अलावे, इसलिए, इससे आगे, और, तथा, हालांकि, यद्यपि, तो भी, तथापि, बहुत सारे हैं हिंदी में। देखिए, जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं, इसलिए तुम यहां आए, इसलिए मैं तुम्हें रुपये उधार दे रहा हूं। तुम यहां आए एक अलग वाक्य है, मैं तुम्हें रुपये उधार दे रहा हूं अलग वाक्य है, और दोनों वाक्य को कौन कनेक्ट कर रहा है, कौन ऐड कर रहा है? कंजक्ट कर रहा है। तो इसलिए, इसलिए क्या हो जाएगा? योजक उपकरण हो जाएगा। इससे आगे, यहां तक तो तुमने मेरी मदद कर दी, इससे आगे पता नहीं क्या होगा। अब इससे आगे दोनों वाक्य को जोड़ रहा है। हालांकि, मैं चलिए एक उदाहरण हम लिख लेते हैं देख करके। मैंने उसकी मदद की, हालांकि वह स्वयं इसे करना चाहता था, करना चाहता था। हालांकि क्या कर रहा है? मैंने उसकी मदद की। यह एक स्वतंत्र वाक्य है और यह भी एक स्वतंत्र वाक्य है। वह स्वयं इसे करना चाहता था या इस काम को करना चाहता था। तो दोनों स्वतंत्र वाक्य को कौन जोड़ रहा है? हालांकि जोड़ रहा है। राम और श्याम, यह भी क्या है? राम और श्याम, दो शब्द को मैं जोड़ रहा हूं।
राम और श्याम, ये क्या है, ये जोड़ने का काम कर रहा है, ये योजक का काम कर रहा है, इसलिए योजक उपकरण हो जाएगा। बाकी इससे कोई मैच नहीं कर रहा है, 8 का 1 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करिए। कक्षा में अध्यापक की भाषा कैसी होनी चाहिए? एक ऐसा एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो बच्चों के लिए अनुकरणीय हो, जिससे बच्चे कुछ न कुछ सीख सकें। तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे, खुशनुमा कक्षा। यह बिल्कुल भी व्यवस्थित वाक्य नहीं है। खुशनुमा कक्षा बाद में है, तब बहुत से मिलकर बात कर रहे थे, वाक्य थोड़ा सा अटपटा है। ना तो बनावट के दृष्टिकोण से शब्द तो अर्थ तो निकल रहे हैं, बनावट इसकी उपयुक्त नहीं है। अगला है, समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है। दिमाग उड़ा देने वाला, देखिए थोड़ा सा यहां पर हल्का सा अलंकृत हो रहा है वाक्य, और छोटे छोटे बच्चों के लिए अलंकृत शब्द से परहेज करना चाहिए, उस हिसाब से यह भी सही नहीं है। बोलना बंद करो, नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है। धमकी का प्रयोग आप क्लास में, कक्षा में कभी नहीं करेंगे, तो यह वाक्य भी उपयुक्त नहीं है, और इसमें निश्चित तौर पे शुद्धता भी 100% नहीं है। कृपया समूहों में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है, इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। बिल्कुल यह उपयुक्त वाक्य का हिस्सा है, यह उपयुक्त वाक्य है, क्योंकि शिक्षक की भाषा में लावण्यता होनी चाहिए, एक मृदुलता होनी चाहिए। बच्चे हमेशा उससे कुछ न कुछ सीख लेते हैं, अनुकरण कर लेते हैं। यदि शिक्षक की भाषा अपरिष्कृत होगी तो बच्चे भी अपनी भाषा में ऐसे वाक्यों का समावेश करना शुरू या आरंभ कर देंगे। तो 9 नंबर का 4 आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अभी तक के जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उसमें बहुत ही साधारण स्तर ही है, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखते हैं अगला शब्द। वॉशबैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। सही है। शिक्षार्थी परीक्षाओं की तैयारी, परीक्षा की तैयारी को, ये गलत है। शिक्षार्थी के समूचे जीवन को, यह भी गलत है। भाषा विकास पर प्रभाव डालता है, यह भी सही है। देखिए वॉशबैक क्या होता है? वॉशबैक का मतलब होता है एक ऐसा टेस्ट, एक ऐसा परीक्षण जो आपके पाठ्यचर्या को प्रस्तुत करने के तरीके, पाठ्यचर्या दोनों का टेस्टिंग ले लेता है। अर्थात यह बतलाता है कि बच्चे को हम जिस तरीके से सिखा रहे हैं वह तरीका कितना उपयुक्त है। एक तरह से टेस्ट है कि बच्चे की जांच परख होती है, बच्चे का अवलोकन होता है, एनालिसिस होता है, और पता चलता है कि बच्चा ने उपयुक्त अधिगम किया है या नहीं किया है। अर्थात वॉशबैक यह बताता है कि बच्चा बताए गए अधिगम को किस हद तक अपने वास्तविक जीवन के साथ जोड़ने में कामयाब हो पाया है। तो वॉशबैक के 2 इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। यदि मान लिया जाए कि बच्चा अपेक्षित परिणाम के आसपास रहा तो वॉशबैक का प्रभाव पॉजिटिव रहेगा, अर्थात जो तरीका हमारा पहले से चल रहा था उसके कंटिन्यू रखेंगे। और भी वॉशबैक यह बतला रहा है कि आपने तो सिखाया लेकिन बच्चे सीख नहीं सके, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ न कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और आपके वॉशबैक के जो इंपैक्ट है, प्रभाव है, वो निगेटिव है। वॉशबैक पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के देख लेंगे, आपको मिल जाएगा वीडियो। अब देखिए वॉशबैक कक्षा की शिक्षण सामग्री, पूरी शिक्षण सामग्री को प्रभावित कर देगा, और उसी शिक्षण सामग्री में भाषा का विकास भी आ जाएगा। तो यह क्या है ना, एक छोटा सा हिस्सा है या छोटा सा अंश है, और सारी बातें शामिल कहां है? 1 नंबर में। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कक्षा की शिक्षण सामग्री में सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि भाषा का विकास, एसएसटी का विकास, गणित का विकास, ईवीएम का विकास, सारे विषयों का विकास होना है, वह भी वास्तविक परिदृश्य के अनुरूप। इसलिए आपका 1 और 4 दोनों सही हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा व्यापक उत्तर 1 हो रहा है, इसलिए 10 का 1 आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? देखिए स्वाभाविक विमर्श, आप ट्रेन में बैठे हैं कभी? आप यदि ट्रेन में बैठे होंगे
जर्नी किए होंगे तो आप वहां पर दो तीन विषय हैं जिस पर आप चर्चा छेड़ दीजिए। क्रिकेट की चर्चा छेड़ दीजिए, अभी रिसेंटली फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है, आप कौन पॉलिटिशियन या कौन सा पॉलिटिकल पार्टी बेहतर है या कौन बदतर है उसकी चर्चा छेड़ दीजिए, या कौन सा धर्म क्या आपको सिखा रहा है इसकी चर्चा छेड़ दीजिए। हजारों तथ्य, हजारों डेटास, हजार बातें आपको मिल जाएंगी, वह कभी समाप्त नहीं होगी, आपकी जर्नी समाप्त हो जाएगी। कुछ मित्र बन जाएंगे, कुछ शत्रु बन जाएंगे। अब टेम्पोररी बनेंगे परमानेंट वह अलग बात है, लेकिन इस तरह की बातें होंगी। तो यहां कह रहा है स्वाभाविक विमर्श, अर्थात हम कोई प्रायोजित कार्यक्रम के तहत डिस्कशन नहीं करते हैं। हम सामान्य बोलचाल में जब आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल होती है। जब हम कोई अपनी बात रखते हैं, मान लिया जाए कि अभी बिहार में निकाय चुनाव पहले चरण का संपन्न हुआ, तो आपके आसपास के जो भी व्यक्ति होंगे जो चुनाव में, चूंकि फर्स्ट फेज का रिजल्ट आ चुका है, तो जो भी विजयी रहा है या जो रनर रहे हैं, रनर कहते हैं जो सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी रहे हो, जो पराजित हो गए हो, जो विनर रहे हो या जो रनर रहे हो, निश्चित तौर पे उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में कोई न कोई व्यक्ति खड़े होंगे। तो इसी को क्या कहेंगे, स्वाभाविक विमर्श कहेंगे। कोई प्रायोजित नहीं, पहले से फिक्स प्लानिंग नहीं होगी, जो विषय वस्तु मिलेगा उसी पर चर्चा कर लेंगे। स्पोकन में इसी को कहा जाता है आपको स्पीक विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर कहा जाता है। जब आप स्पोकन की बात करते हैं एक तरह से एक्सटेम्पोर की जैसी चर्चा है कि एक्सटेम्पोर में क्या शामिल होना चाहिए, और वो भी खास संदर्भ नहीं है, विविध संदर्भ है, अर्थात विविधता रहेगी, काफी अंतर रहेगा। कभी कोई और मुद्दा, कभी कोई और मुद्दा, अलग अलग मुद्दों में जब आप एक्सटेम्पोर या स्वाभाविक विमर्श को शामिल करते हैं तो शामिल किया हुआ संग्रह क्या है, अर्थात कौन कौन से संग्रह को, कौन कौन से मुद्दों को आप शामिल करते हैं। पाठ्य पुस्तकों का संग्रह, देखिए पाठ्य पुस्तकों का संग्रह तो होता है। अब जो छोटे बच्चे के संदर्भ में इसको हम देख रहे हैं कि छोटा बच्चा जो भी जानकारी प्रस्तुत करेगा निश्चित तौर पे दो जगह से, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो अनौपचारिक रूप से वह अपने परिवेश की जानकारी इकट्ठा करेगा, और जब औपचारिक रूप से प्रस्तुत करेगा तो पाठ्य पुस्तक इकलौता स्रोत होगा उसका, जहां से वह जानकारी को इकट्ठा करेगा और प्रस्तुत करेगा। तो यहां तक तो ये ठीक है। पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह, इसमें थोड़ा सा विस्तृत किया जा रहा है, और आंकड़ों का आधार, ये थोड़ा सा इसको क्या कर रहा है ना, ऑथेंटिक, प्रमाणिक कर रहा है, प्रमाण दे रहा है, प्रामाणिक, ये प्रामाणिक बना रहा है। लेखों का विशाल संग्रह, लेखों का विशाल संग्रह, छोटे बच्चों के पास लेखों का विशाल संग्रह नहीं आएगा। व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह, ग्रामर की बात नहीं होगी वार्तालाप के ऐसे परिदृश्य में। अब है कि पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार। देखिए जब आप कहते हैं कि कोई सरकार सही नहीं कर रही है या देश के बेटरमेंट के लिए सही नहीं कर रही है, तो आप केवल बोल करके अपनी भड़ास निकाल देते हैं या किसी को सपोर्ट करके अपना समर्थन जता देते हैं। इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको डेटा प्रस्तुत करना होगा, आपको आंकड़े देने होंगे कि पिछली सरकार इससे बेहतर थी तो कैसे थी, या ये सरकार बेहतर है तो कैसे है। आपको बताना होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया गया, या फिर जो इंटरनेशनल पॉलिसी है उसके क्षेत्र में क्या किया गया, जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। तो आपको आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात आपको कुछ फैक्ट देने होंगे, फैक्चुअल डाटा प्रस्तुत करना होगा। तब क्या होगा, यही जो सामग्री आप कलेक्ट कर रहे हैं वह क्या हो जाएगा, प्रमाणिक हो जाएगा, ऑथेंटिक हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे 1 से 2 बेहतर है, और इसलिए यह आपका आंसर हो जाएगा। विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है, पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार। तो 11 का 2 आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। स्टीफन क्रैशन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में है तब I+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है। पर्याप्त निवेश, अबोधगम्य निवेश, बोधगम्य निवेश, निवेश पर्याप्त नहीं है। स्टीफन क्रैशन ने एक थ्योरी दिया है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का, और इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स बताया हुआ है आपको अलग सेपरेट, एमनिया।
ए से एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, एम से मॉनिटर हाइपोथेसिस, एन से नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, आई से इनपुट हाइपोथेसिस और ए से अफेक्टिव ऑर्डर हाइपोथेसिस। अब देखिए एमनिया आई की चर्चा कर रहा है, आई मतलब हो जाएगा इनपुट, इनपुट हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस यानी इसका नाम ही है निवेश परिकल्पना। अब क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में है, अर्थात कहां पे है, चौथे स्टेज में। इन्होंने 4-5 अवस्थाएं बताई हैं कि 5 अवस्थाओं से बच्चे गुजरते हैं, तब सेकेंड लैंग्वेज का एक्विजिशन करते हैं। देखिए फर्स्ट लैंग्वेज का अर्जन तो करता ही करता है बच्चा, इन्होंने कहा दूसरी भाषा का भी अर्जन करता है सेकेंड लैंग्वेज का, और 5 तरीके बताए, उसमें चौथा जो स्टेप है इनका एक्विजिशन का, सॉरी इनपुट का है, निवेश का है, कि बच्चा यहां है तब I+1, तो बच्चा यहां पर था और इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप कहां जा रहे हैं, इससे आगे जा रहे हैं, अर्थात बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं, इतना तो आपको लग रहा होगा। किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव, तब I+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है, आप क्या निवेश करेंगे, क्या इनपुट होगा, इस प्रकार का अर्जन संभव हो, अर्थात आपको आई से आगे जाना है। पर्याप्त निवेश तो करना होगा, लेकिन पर्याप्त निवेश की इन्होंने कहीं चर्चा नहीं करी है। आप यदि डिस्कशन के हिसाब से देखेंगे तो आप बोल करके निकल सकते हैं पर्याप्त निवेश, लेकिन इन्होंने पर्याप्त निवेश की चर्चा नहीं करी, इन्होंने बोधगम्य निवेश की चर्चा करी है, इन्होंने चर्चा करी है बोधगम्य निवेश। अब देखते हैं, निवेश पर्याप्त नहीं है इसकी भी इन्होंने चर्चा नहीं करी है, हालांकि जैसे पर्याप्त निवेश है उसी के हिसाब से आप कह सकते हैं कि पर्याप्त निवेश होगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा, पर्याप्त निवेश नहीं होगा तो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में है। अब है बोधगम्य निवेश या अबोधगम्य निवेश। बोधगम्य निवेश उस निवेश को कहते हैं, उस इनपुट हाइपोथेसिस को कहते हैं जो समझने के योग्य हो, अर्थात बच्चा जिस रैंक पे है, बच्चे जिस स्तर पर भाषा को सीखने के लायक हैं, उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल वाला स्तर उसे प्रदान की जाए, जहां उसकी हल्की सी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब उसके दिमाग में एक झंझावात जैसी स्थिति हो, थोड़ा उसको स्ट्रगल करना पड़े, अपसारी चिंतन करना पड़े, और धीरे धीरे वह क्या करे, उस भाषा का भी अधिग्रहण स्वीकार कर ले, इसको कहते हैं बोधगम्य निवेश। अब आपके सीटेट ने आंसर दिया है अबोधगम्य निवेश। मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए कंप्यूटर में एक वर्ड आता है क्रिप्टोग्राफी, एक वर्ड है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी एक वर्ड है, मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं क्रिप्टोग्राफी की। क्रिप्टोग्राफी मैसेज भेजने का एक प्रोसेस है। नॉर्मली हम जो मैसेज भेजते हैं वह एक प्लेन मैसेज होता है, अर्थात नॉर्मल मैसेज हम किसी को भेज देते हैं। तो नॉर्मल मैसेज जब किसी और को हम भेजते हैं तो रास्ते में कोई उसे ट्रैक कर ले, यदि ट्रेस कर ले उसे, तो ना केवल उसे पढ़ सकता है बल्कि पढ़ करके उसको समझ भी सकता है। लेकिन जब वह इसी मैसेज को प्लेन मैसेज में ना भेज करके क्रिप्टोग्राफी के मार्फत भेजता है, तो वह उसको किसी और कूट में परिवर्तित कर देता है, अर्थात उसको इनक्रिप्ट करता है, और इनक्रिप्ट करने के बाद वह भेजता है। तो रास्ते में किसी हैकर्स को वो चीजें मिल भी जाती हैं तो उसे रिसीव तो कर लेगा, उसे पढ़ भी लेगा, लेकिन पढ़ने के बाद उसे वह समझ नहीं सकेगा, अर्थात उसके लिए क्या हो जाएगा, अबोध हो जाएगा, अर्थात नॉन कॉम्प्रिहेंसिबल हो जाएगा, पढ़ने के योग्य नहीं रहेगा, जब तक कि वह उसे फिर से क्रिप्ट ना कर ले। इसी को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो सीबीएसई का इशारा इसी ओर है कि बच्चा इस लेवल तक आने में उसको क्या चाहिए, अबोधगम्य निवेश, अर्थात कि आप जो कुछ दे रहे हैं बच्चे को,
वह आसानी से बच्चा प्राप्त तो कर लेगा, लेकिन एसिमिलेट नहीं कर सकेगा, उसका अधिग्रहण नहीं कर सकेगा, उसका अर्जन नहीं कर सकेगा। अर्जन करने के लिए उसे अपने पूर्व की भाषा अर्थात जो उसकी पहले की मातृभाषा है, उस मातृभाषा से रिलेशन स्थापित करनी होगी, उसके साथ उसका संयोग करना होगा, और संयोग करने के उपरांत तब जाकर के वह एक निष्कर्ष निकालेगा। निष्कर्ष निकालने के उपरांत उस चीज को अपने व्यवहार में उस भाषा को शामिल कर सकेगा। इसी की ओर सीबीएसई का इशारा है, सीटेट का इशारा है। इसलिए संभवतया वह क्रिप्टोग्राफी के बेसिस पे उसने आंसर दिया है, अबोधगम्य निवेश। लेकिन मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि स्टीफन क्रैशन ने अबोधगम्य निवेश शब्द की कहीं चर्चा नहीं करी है। इन्होंने चर्चा करी है तो बोधगम्य निवेश की चर्चा करी है। यहां तक कि इसके थ्योरी को बोधगम्य निवेश का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो मैं आप पे छोड़ता हूं, यदि आप मुझसे पूछेंगे, यदि मैं स्टूडेंट होता आपके जगह, तो निश्चित तौर पे मैं 3 नंबर उत्तर देता, लेकिन सीबीएसई 2 नंबर आंसर दे रहा है, और हम और आप दोनों सीबीएसई के हिसाब चलने के लिए स्वायत्त नहीं, मतलब उसी के हिसाब चलने के लिए मजबूर हैं। तो यदि वो आंसर दिया होगा अबोधगम्य, तो उसने इसी वर्ड का सहारा लिया होगा, क्रिप्टोग्राफी का। क्रिप्टोग्राफी के हिसाब से अबोधगम्य सही हो रहा है, जबकि आप स्टीफन क्रैशन को आधार बना रहे हैं, तो बोधगम्य निवेश इसका सही उत्तर हो रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, यानी 13 पे। भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ लीजिए, बहुत ही गौर से, क्योंकि आगे फिर आपको कहीं न कहीं हो सकता है इसकी आवश्यकता हो जाए। भाषा अर्जन सचेत और सुविचारित। सचेत का मतलब होता है कॉन्सियस, यानी चेतन मन, याद रखिएगा, स्वचेत, चेतन, कॉन्सियस। हम पहले से सुविचारित करके भाषा सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है। स्वाभाविक और सुविचारित, स्वाभाविक तो है, भाषा अर्जन स्वाभाविक होता है, पहले से कहां प्लानिंग करते हैं, तो सुविचारित नहीं होता है, स्वाभाविक है और अवचेतन में, यह सही है। भाषा प्रक्रिया है, इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। अब यहां भी थोड़ी परेशानी है कि भाषा अर्जन क्या है। भाषा का जो अर्जन होता है वह चेतन अवस्था में या अवचेतन अवस्था में या अचेतन अवस्था में, अर्थात क्या जब हमारा मन मस्तिष्क पूरा जगा होता है तब हम भाषा का अर्जन करते हैं, या हम अवचेतन अवस्था में होते हैं तब भाषा का हम अर्जन करते हैं, या पूर्ण रूप से अचेतन अर्थात अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं तब क्या होता है। तो भाषा अर्जन जो है स्वाभाविक और अवचेतन प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बात की व्याख्या खुद स्टीफन क्रैशन ने करी है। मैंने पहले के वीडियो में इसे बताया है। देखिए, भाषा चेतन मन में हो सकती है। जब हम कक्ष में आते हैं, जब हम भाषा का अधिगम करते हैं, याद रखिएगा, जब हम भाषा का अधिगम करते हैं तब हम चेतन अवस्था में होते हैं। कॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस माइंड से हम लैंग्वेज को, भाषा को सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। जब हम भाषा का अर्जन करते हैं, जब हम भाषा का अर्जन करते हैं तब हम भाषा को अवचेतन प्रक्रिया, अवचेतन मन के हिसाब से सीख रहे होते हैं। लेकिन अचेतन मन में हम भाषा को नहीं सीख सकते हैं, चाहना तो लर्निंग के रूप में, ना एक्विजिशन के रूप में। तो हो सकता है कभी इसकी आवश्यकता हो जाए। फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 13 का आंसर 3 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है? देखिए, अंग्रेजी की भाषा भारत में 22वीं अनुसूची में सॉरी 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं और उसमें अंग्रेजी की चर्चा कहीं नहीं है। अंग्रेजी क्या है? तो कार्यालयी भाषा है, कार्यालयी, और वो भी पहली नहीं, सहायक या सह कार्यालयी भाषा। जो पहली कार्यालयी भाषा है वह हमारी हिंदी है।
प्रयोग कितना होता है यह अलग बात है, लेकिन यह सह कार्यालयी भाषा अंग्रेजी और मुख्य कार्यालयी भाषा हिंदी। और आप आर्टिकल को देखेंगे 343 तो उसमें स्पष्ट आपको मिल जाएगा। तो यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है। 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल्ड में इसकी कहीं चर्चा नहीं है, तो यह गलत है। यह भारत संघ की सह कार्यालयी भाषा यानी सहायक कह सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। यह भारत संघ की कार्यालयी भाषा, कार्यालयी भाषा कौन है? हिंदी, और सह कार्यालयी भाषा अंग्रेजी, याद रखिएगा। यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक भाषा है। संविधान ने इसे मान्यता ही नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। यह भारत संघ की सह कार्यालयी भाषा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश। बोधगम्य निवेश का क्या मतलब होता है? बोधगम्य निवेश का मतलब है कि आप जहां भी हैं, यहां मैं लिखता हूं, आप जिस स्तर पर हैं, आप जिस स्तर पर हैं वहां से थोड़ा मुश्किल वाला स्तर, थोड़ा मुश्किल वाला स्तर, यही होता है आपका बोधगम्य निवेश। बोधगम्य निवेश, कंप्रीहेंसिबल इनपुट, ये क्रैसन के थ्योरी का हिस्सा है। एमनिया इसका निमोनिक्स है, और आई का मतलब इनपुट, इसी से रिलेटेड है। तो शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री, बिल्कुल सही। विजय तेंदुलकर के किसी नाटक का सार संक्षेप, नहीं। शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा नीचे, नहीं। शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान की अपनी समझ के आधार पर अध्यापक तरफ विकसित कहानी, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा? माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या होगा? तो शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रामाणिक पाठ्य सामग्री, और यह सेकेंड लैंग्वेज के एक्विजिशन की चर्चा होगी, वहां पे होगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात 15 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आपका यह पहला क्वेश्चन यह जो आपका आज का सेगमेंट था सीटेट का, यह कंप्लीट हो रहा है आपका 3 जनवरी वाला। 2 जनवरी को एग्जाम नहीं हुए थे, इसलिए उसका क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। मिलते हैं अगले सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।